जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय एवं अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो पढ़ा चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है हमारा, वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये टॉपिक जो है इन दोनों में से कोई एक जो होता है प्रूफ वो हमारे एग्जाम में आ जाता है। इसलिए तुम लोगों को क्या करना है, हम यहाँ पे इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा चुके हैं, एक प्रूफ जो है मतलब अच्छी वाला जो है उसको समझा चुके हैं फुल डिटेल से। तो आप लोग क्या करिए, प्लेलिस्ट में जा करके सबसे पहले वो वाला वीडियो देखोगे। जब वो वीडियो देख कर आओगे तो ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आएगा। हमारा कहना ये नहीं है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ में बहुत बहुत अच्छे से आएगा। तो हमारा टॉपिक आज का होगा क्या, हमारा जो टॉपिक है आज का वह होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो टाइम को बिना खराब किए हुए हम पहले वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, चलिए देखिएगा, हम यहाँ पे टॉपिक लेते हैं। हम्म, इससे पहले ये वीडियो क्या है, हमारा 12th फिजिक्स की पहली बुक का फर्स्ट चैप्टर आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब ये कौन सा लेक्चर है, शायद ये लेक्चर नंबर 10 होगा। ठीक है, कौन सा होगा, लेक्चर नंबर 10। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं, पहली हेडिंग क्या है, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ स्थिति में, स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये टॉपिक है हमारा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव की सिंपल सी डेफिनेशन है, हम बहुत ज्यादा बताए हुए हैं, अभी बता रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आखिर होता क्या है। तो बताओ कि वैद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को उठा लाओ, उठा नहीं मतलब लाना है आपको, दो समान परिमाण, जैसे कि एक पर प्लस क्यू हो और दूसरे पर माइनस क्यू हो, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब अत्यंत पास रखोगे तो जो चीज बन जाएगी, जो निकाय बन जाएगा, जो सिस्टम बन जाएगा, जो भी वहां पे बन जाएगा उसी को क्या बोल दोगे, वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमने सिंपल सी परिभाषा बताई कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश को, दो समान परिमाण, क्या बताओगे, फिर से बताओ, फिर से बताओ, देखो, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश को, किसको, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत पास रखने पर, किसको, अत्यंत पास रखने पर बना निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब एक चीज बताए थे कि जैसे हम कहें कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो कुछ इस टाइप से बनाएंगे, जैसे मान लिया कि एक हम यहाँ पे क्या है वैद्युत द्विध्रुव को बना लिया। हाँ, ऐसे भी समझा रहे हैं, प्लस क्यों ये हो गया, माइनस क्यों हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है, इसका केंद्र ये O हो गया, इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, सॉरी 2L होती है, कितनी होती है, इसके बीच की जो दूरी होती है वो 2L होती है। हमेशा वैद्युत द्विध्रुव के चारों तरफ, वैद्युत द्विध्रुव के चारों तरफ, चाहे वो अक्ष पर हो और चाहे वो, हाँ सुनिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के चारों तरफ, वैद्युत द्विध्रुव के चारों तरफ, आप चाहे वो अक्ष पर हो चाहे वो इसके इधर या इधर कहीं भी हो, अगर हम उस बिंदु की दूरी बतानी है, अगर उस बिंदु की दूरी बताना है, जैसे यहाँ पे एक बिंदु रख दिया, यहाँ पे एक बिंदु रख दिया, और इस वैद्युत द्विध्रुव से इस बिंदु की दूरी बताना है, तो हमको दूरी जो है इस केंद्र से बताना होता है। कहाँ से बताना होता है, केंद्र से बताना होता है, केंद्र से बताना होता है। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब हम आगे देखते हैं, हमको लगता है तुमको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि यहाँ वैद्युत द्विध्रुव जो है क्या होगा। अभी तक इस बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक चीज आई, निरक्षीय अथवा क्या है, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति क्या होती है। जैसे ये प्लस क्यों आवेश है, ये एक माइनस क्यों आवेश है, और इसको मिलाने पर, इसको मिलाने पर क्या बन गया, यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। ये इसका केंद्र O हो गया। अब निरक्ष का मतलब क्या होता है, अनुप्रस्थ बोला जाए या फिर निरक्ष बोला जाए, क्या बोला जाए, अनुप्रस्थ बोला जाए या फिर निरक्ष बोला जाए। तो तुमको क्या करना है, देखिएगा, सीधी परिभाषा होती है निरक्षीय स्थिति की। क्या होती है, निरक्ष कहते हैं किसे, किसी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से लंबवत दूरी लेना होता है। क्या होता है, लंबवत दूरी, लंबवत
दूरी में स्थित कोई बिंदु जो होगा वो क्या कहलाएगा, निरक्ष पर बिंदु कहलाएगा। जैसे ये है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इस वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत, चाहे आप नीचे ले लो चाहे आप ऊपर ले लो, ऊपर ले सकते हो नीचे ले सकते हो, मतलब लंबवत का मतलब 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे एक बिंदु ले लिया पी, जैसे यहाँ पे एक बिंदु ले लिया पी और केंद्र से आर दूरी पर है, तो ये क्या कहलाएगा, निरक्ष की स्थिति में है ये। ना तो इस वाले अक्ष ऐसे मिला दोगे तो अक्ष कहलाएगी, अक्ष पे तो बिंदु लिया नहीं गया है, तो यहाँ पे लिया गया है, तो ये क्या कहलाएगा, निरक्ष पर। अगर कहीं इस वाले लंबवत के अलावा कहीं रखते हो तो फिर बोला जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण पर है। कितने कोण पर है, वैद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण पर है, या वैद्युत द्विध्रुव से किसी भी कोण पर है, ठीक है, तो थीटा कहलाएगा। आप समझिएगा हमारा जो डायग्राम है इसका कैसे बनेगा, निरक्ष वाला बात चल रही है हमारी। तो यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। अब हम बढ़िया से बना लेते हैं, यहाँ पे एक बढ़िया सा सुंदर सा वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा माइनस क्यू, ये हो गया हमारा प्लस क्यू, ठीक है। और यहाँ पे एक केंद्र है ओ, इसका जो केंद्र है वो क्या है, ओ। इससे स्मॉल आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, स्मॉल आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी है। इस बिंदु पी पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लिया ये वैद्युत द्विध्रुव से दूरी कितनी है इसकी, इस बिंदु पी की जो दूरी है वैद्युत द्विध्रुव से वो स्मॉल पी पर है। तो हम एक काम करते हैं, इस प्लस क्यू आवेश से इसको मिलाते हैं, क्योंकि जब वहां पे फार्मूला लिखते हैं कि बिंदु पी पर इस आवेश के कारण, क्या बताओगे, बिंदु पी से इस आवेश के कारण, किसके आवेश के कारण, परिभाषा बताई जाती है। अभी जब हम लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता। जब हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का फार्मूला लिखेंगे, तो फार्मूला होता है 1/4 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। क्या होता है, 1/4 इंटू 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 1/4 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। क्या होता है, क्यू अपान आर स्क्वायर, क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। बात समझ में आ गई होगी। तो क्यू अपान आर स्क्वायर जो है ये चीज, इसमें कोई दिक्कत और नहीं है। देखिए 1/4 नियतांक होता है, कोई परेशानी नहीं है, हमको पी पर लिख सकते हैं। क्यों भी प्लस के कारण निकाल रहे हो तो प्लस वाला क्यों लिख दीजिए। बस मेन चीज आर क्या होता है, इस फार्मूले में जो नोटेशंस आए हैं आपको पता होना चाहिए कि ये कौने काम आता है, तो ये काहे काम आता है, ये किस दूरी है, ये क्या चीज है। जब ये सारी चीजें हमको पता होती हैं तो फिजिक्स जो होती है बहुत सिंपल लगती है। देखिए इस फार्मूले में प्लस क्यू आवेश से इस दूरी पर, प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखने गए तो फार्मूला होता है 1/4 क्यू अपान आर स्क्वायर। 1/4 एक नियतांक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्यों, जिस आवेश के कारण जिस दूरी पर निकाल रहे हो, जिस बिंदु पर निकाल रहे हो, तो वो वाला आवेश लिखना। इस आवेश के कारण इस पर निकाल रहे हो तो ये वाला आवेश यहाँ लिख दीजिए, स्रोत आवेश बोलते हैं इसको। फिर आर क्या होता है, आर होता है जिस आवेश से आप निकाल रहे हो और जिस बिंदु पर निकाल रहे हो उसके बीच की दूरी। मैटर यहाँ फंस गया, ठीक है, यहाँ क्या है, मामला यही तो फंस गया, हुआ बवाल। अब देखिए बवाल इसमें जानते हो क्या है? बस यही एक क्या है, मैटर फंसी हुई बात है, यहाँ पे बात फंस जाती है कि क्यों तो पता है, सालनाथ पता है, लेकिन आर क्या है, आर है इसके बीच की दूरी। अब जब आर इसके बीच की दूरी है तो देखिए इसको मिलाने का कारण बस यही होता है कि इससे इसको काहे मिलाया जाता है, तो इसको इससे मिलाने का रीजन आप समझ गए होंगे कि हमको इस आवेश से इस बिंदु पी के बीच की दूरी चाहिए। क्या चाहिए, हमको इस आवेश से इस पी के बीच की दूरी चाहिए। बात समझ में आई होगी। ऐसे ही इस आवेश से इसके बीच की दूरी चाहिए ना, तो इसके बीच की दूरी हमको निकालना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, तो इसके बीच की भी दूरी हमको चाहिए, ये भी समझ गए होंगे। अब एक चीज और देखिएगा, एक चीज हमने समझाया था कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह प्लस क्यू आवेश के कारण, जैसे प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पी पर, ये एक बिंदु पी या क्यू समझ लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु क्यू है, ये बिंदु क्यों है और ये प्लस क्यों आवेश है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बाबू समझ रहे हो ना। देखिए अगर आपको अच्छे से पूरा भेजे में जाना है, ये प्रूफ पूरा भेजे में अगर समझना है, पूरा पूरा समझ में आ जाए, तो जो चीज समझा रहे हैं उसको आप बिल्कुल क्लियर समझते रहिएगा। देखिएगा हमने बताया इस बिंदु क्यों पर, इस बिंदु क्यों पर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बिंदु क्यों पर प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु क्यों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताओ। क्या बताओ, दिशा बताओ। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आप दिशा बता दीजिए, डायरेक्शन बता दीजिए। तो आप क्या बताओगे, देखिएगा तो हम बता रहे हैं इस आवेश से इस बिंदु पी को, सॉरी बिंदु क्यू को, ये पी नहीं है क्यू है ना, तो ये बिंदु क्यू है, तो इस क्यू पर मिलाते हैं। इस आवेश से इस क्यू को मिलाने वाली अगर रेखा की बात की जाए तो इस आवेश से ऐसे मिलाए हो, मतलब इधर को गए हो ऐसे, तो इस प्लस क्यू आवेश से इस क्यू को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसी की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है।
तुमने इस आवेश से इस क्यू को ऐसे ही तो मिलाया है, तो फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ऐसे ही होगी। मतलब या फिर अगर आपको ऐसे समझ में आ गया, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा या बिंदु क्यू को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? अनुदिश होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस के कारण, प्लस आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर, हम ये नहीं कहते हैं क्यू एबीसीडी कुछ ले लो, अपनी मर्जी से किसी भी बिंदु पर, तो प्लस क्यू आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, उसी दिशा में होती है। जिस अगर कहीं बिंदु इधर स्थित होता तो इधर से हम इधर को मिलाते तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर को होती, होती कि नहीं होती? अब ही यह इधर को है, पहले वो उधर को होती, जब अगर कहीं बिंदु उधर होता तो वो उधर हो जाती, अगर यहाँ पे क्या है इधर को है तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर को होगी। नहीं समझ पा रहे हो तुम? अगर ये चीजें नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आगे और भी दिक्कत आएगी। इसीलिए हम अभी क्या करते हैं, अभी इसको खूब अच्छे से समझा रहे हैं। वीडियो देखने के बाद आप इसमें कमेंट करिए, कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी सरदर्द हो, तो सारी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ठीक है? हम आपको फिर इसका जवाब देंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर आगे देखिएगा, अब क्या है, अगर हम यहाँ पे प्लस को हटा करके चेंज कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं? माइनस कर सकते हैं ना। आप क्या कर दिया, इसको हमने माइनस कर दिया। अब इस माइनस आवेश के कारण इस क्यू पर, इस माइनस आवेश के कारण इस क्यू पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए तो हमेशा बताओगे माइनस आवेश के कारण किसी बिंदु P पर या किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो आवेश की तरफ होती है, आवेश की तरफ होती है। कहाँ होती है? आवेश की तरफ होती है। अब है ना घुसाई दिमाग में, अब तो समझ में आ गया होगा ना, अब तो दिमाग में घुस गया होगा कि हाँ, अगर माइनस आवेश होगा तो फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की तरफ होगी, माइनस आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की तरफ होगी। किधर होगी? आवेश की तरफ। अगर माइनस आवेश हुआ तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की तरफ, माइनस आवेश है और इस बिंदु P पर, माइनस आवेश है और इस बिंदु Q पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो आवेश की तरफ, आवेश की तरफ। अगर प्लस यहाँ हुआ, अगर यहाँ पर प्लस हुआ तो फिर इस Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर, आवेश से दूर मतलब इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी। कुछ समझ में बात आई भैया कि नहीं आई? तब इधर होगी, किधर होगी? इधर। आया बात समझ में? अब इतना समझाने के बाद अब हम फुल डायग्राम इसको बनाएंगे और फिर समझाते हैं। अब इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे क्या है, अब भूमिका मैंने बना लिया है कि हाँ तुम्हारे दिमाग में जो ये सारी चीजें हैं अच्छे से इंटर करें, ठीक है? तो देखते हैं फिर क्या होगा। देखिए अब हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ले लिया, ये रहा एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका एक सुंदर सा नाम है AB, इसका केंद्र क्या है? O है। वैद्युत द्विध्रुव की दूरी क्या है? 2L है। तो ये इतनी L हुई कि नहीं हुई? इतना तो भजन घुसा ही ना। देखो ये पूरी दूरी 2L है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होगी, ठीक है? क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है, केंद्र है। अब ये वाली हेडिंग क्या कहती है? हमको वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, बाकी कहीं नहीं चाहिए, ठीक है? तो अभी मैंने बताया था आप इस वैद्युत द्विध्रुव से लंबवत, लंबवत मतलब 90 डिग्री कोण पर, देखिए 90 डिग्री कोण बनना है कि नहीं बनना? लंबवत एक बिंदु मान लीजिए स्मॉल r दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? स्मॉल r, कितनी है? स्मॉल r। ये एक बिंदु है P। अब इस वाले को इसको मिलाना पड़ेगा हमको, अभी हम बताए थे ये प्लस आवेश मान लीजिए इसको, ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश, ये माइनस आवेश। तो प्लस आवेश को इसको जब हम मिलाएंगे तो ऐसे मिलाएंगे। अभी बताए थे प्लस आवेश के कारण अगर इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखी जाए तो आवेश से दूर मतलब ऐसे होगी, यही तो होगी, आवेश से दूर, ऐसे। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी? आवेश से दूर होगी, इस टाइप से, प्लस आवेश के कारण। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक नाम लिख देते हैं, प्लस वाले के कारण 1, E1। क्या है? प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। और माइनस आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात, तुम छोटे हो जाओ थोड़ा, बहुत ज्यादा परेशानी करते हो तो कितना हो जाए, ठीक है? अब माइनस आवेश के कारण क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम इसको मिलाएंगे ऐसे, अरे यार टेढ़ा मिलना है, ठीक है? यहाँ देखिए फिर से मिला देते हैं, ये रहा, ठीक है? माइनस आवेश के कारण क्या है? वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो इस टाइप से आ जाएगी। एक मिनट, एक मिनट, हम गलती कर रहे हैं जल्दबाजी में ना। हाँ देखिए, माइनस आवेश के कारण क्या होती है, इसीलिए कहते हैं ध्यान से देखो। माइनस आवेश के कारण, माइनस आवेश के कारण आवेश की तरफ होती है, क्या होती है? आवेश की तरफ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? आवेश इधर है ना तो आवेश की तरफ होगी, मतलब ये क्या कहलाएगी? E2, ये कहलाएगी E1, ठीक है? अब देखो, अब तो यहाँ बवाल हो गया, हमको तो यहाँ पे चाहिए नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, ये बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमको क्या चाहिए? नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। कुल, नेट मतलब कुल, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए एक तो उधर को जा रहा है, एक उधर को जा रहा है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? ठीक है? तब क्या है, अगर दो वेक्टर
अगर दो वेक्टर एक दूसरे से मतलब ऐसे इधर जा रहे हैं तो आप क्या करिए, इस वेक्टर और इस वेक्टर का वियोजन करिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार E1 अब मान लेते हैं कि इस प्लस क्यू से ये जो बिंदु P है, मतलब ये वाली जो दूरी है, वो कितना कोण बना रही है, थीटा। ठीक है, ऐसे ही इस माइनस से भी ये कोण कितना है, थीटा है। मान लिया कि नहीं, मान लिया, वैद्युत द्विध्रुव से ये वाली रेखा कितनी झुकी है, थीटा कोण पर झुकी है। ऐसे इधर आ जाइए, इस वाले माइनस से इस वाली रेखा या वैद्युत द्विध्रुव से ये वाली रेखा कितनी झुकी है, थीटा कोण पर झुकी है। कितने कोण पर झुकी है, थीटा कोण पर झुकी है। आप समझते हैं, आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। इस वैद्युत द्विध्रुव के समांतर एक रेखा यहाँ पे हम खींच लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत, ऐसा हम कर सकते हैं, जब हम कक्षा 9 या 10 में पढ़ते थे तो संरचना वगैरह किया करते थे। अब यहाँ देखिएगा, इसके समांतर ये रेखा खींच लिया। अब बताया जाता था कि अगर कहीं पर जेड बन रहा हो, क्या बन रहा हो, जेड, ऐसे अगर बन रहा है तो अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब यहाँ देखिएगा, ये एक लाइन ऐसे जा करके फिर ऐसे भी तो जा रही है, ये जेड बनना कि नहीं बनना, ये देखिए, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, हमारा मार्कर समझिए, देख रहे, सुना, ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए, ठीक है, या फिर ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए, तो जेड बनता है। जब जेड बनता है तो अगर ये कोण थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। किसी को कोई परेशानी, ठीक है, ये भी थीटा होगा। अब आगे देखिए, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है, इसको ऐसे आप आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से समझिएगा। अब हम एक काम करते हैं, अब ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि यहाँ भी जेड बनना है कि नहीं, ये ऐसे गई ऐसे, ये समझ पा रहे हो कि नहीं, जेड बनना है। जहां पर जेड बनेगा वहां पे क्या होगा, कोण जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आ गई, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, ये कोण थीटा तो ये भी थीटा। अब हमको वियोजन करना है किस चीज का, एक बार E1 का वियोजन करेंगे और फिर इसका वियोजन करेंगे। ठीक है, तो अभी हमको E1 का वियोजन करना है। इस P को पहले हटा देते हैं, बिंदु P है। और अब एक चीज देखिए, और यहाँ पे समझने वाली चीज आ गई। इस वाली रेखा को हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हैं। अब तुम आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक चीज और पढ़ाई गई होगी, अगर दो रेखाएं समांतर हैं और उसको तीसरी रेखा कोई काट रही है, दो रेखाएं समांतर हो उसको तीसरी रेखा काट रही है, यहाँ देखिएगा, एक रेखा ये समांतर, एक रेखा ये समांतर, उसको काटने वाली रेखा ये, इसको काटने वाली रेखा ये, जो काटती है इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, अर्थात उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थात उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई थर्ड लाइन काटती है, तीसरी लाइन काटती है, तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन। हम जानते हैं, अंग्रेजी बोल रहे होंगे तो उनको परेशानी, आप बता देते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में परेशानी, अंग्रेजी में परेशान मत होइए, गलती से निकल जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो समांतर रेखाएं, एक ये है, एक ये, दो समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन, मतलब समांतर रेखाएं हैं। अब उसको कोई तीसरी रेखा ये वाली काट रही है, तो इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। अगर कोई तिर्यक रेखा है यहाँ पे, तो जो कोण ये वाला होगा वही कोण ये वाला होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसको संगत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको संगत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको संगत कोण ही बोलते हैं। बात समझ में आ रही होगी ना, बहुत परेशानी है ना, आप समझिएगा। फिजिक्स बहुत सिंपल होती है, बस आप क्या करिए, कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए बस। ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, तो फिर होगा कि नहीं होगा। अब अगर ऐसे ही ये भी देखिए, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है, तो ऐसे ये वाला भी थीटा होगा कि नहीं होगा। अब बात समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम वियोजन करना खूब अच्छे से सिखाए हैं, तो समझिए, ये रहा, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। ये E1 है, ये जो मार्कर है आप इसको E1 मान लीजिए, मार्कर है E1, ये रहा E1। E1 ऐसे है, इस E1 का हमको वियोजन करना है, इस E1 का हमको क्या करना है, वियोजन करना है। तो घूम जा बाबू, थीटा की तरफ वाला कॉस होता है, थीटा किधर है, इधर है तो है थीटा, ये जीरो नहीं है, ये थीटा है। अब सही बना ना, क्या है, थीटा। देखिए, ये है E1, ये मार्कर E1 है, थीटा की तरफ वाला कॉस होता है, हमने बताया है, थीटा की तरफ वाला कॉस होता है, थीटा की तरफ वाला कॉस होता है, थीटा की तरफ वाला कॉस होता है। हाँ, आप कहोगे गुरु जी इधर थीटा नहीं है। जब इधर थीटा नहीं है, जिधर थीटा नहीं होता है उधर साइन होता है, जिधर थीटा नहीं होता है उधर क्या होता है, साइन होता है। तो देखिए, वियोजन किसका कर रहे हो आप, वियोजन E1 का कर रहे हो, और जिधर थीटा होता है, हमने बताया ये है E1 और इधर आएगा थीटा, ये है E1, इधर है थीटा, तो जिधर थीटा होता है उधर आएगा E1 cos थीटा, क्योंकि हम E1 का वियोजन कर रहे हैं, और उधर आता है cos, COS cos थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। और जिधर थीटा नहीं होता है, ये रहा E1, इधर थीटा था तो E1 cos थीटा, और इधर थीटा नहीं है, ऐसे जब करोगे तो इधर थीटा नहीं है, इधर थीटा नहीं है। जब इधर थीटा नहीं होगा तो आपको इधर लिखना पड़ेगा E1 sin थीटा। वियोजन किसका हुआ, E1 का, वियोजन किसका हुआ, E1 का, तो यहाँ कौन आएगा, E1 sin थीटा, इधर कौन आएगा, E1 cos थीटा। अब आगे ध्यान से देखिएगा, अब हम वियोजन करेंगे E2 का, इस वाले का वियोजन करो, ये बकलोल रह गया है जी ना, तो इसका जब वियोजन करेंगे, ये नीचे जा रहा है, भाग रहा है, तो इसका वियोजन करेंगे, थीटा की तरफ वाला, अभी क्या बताए थे, थीटा की तरफ वाला कॉस होगा, थीटा की तरफ वाला क्या होगा,
कॉस होगा, जिधर थीटा होगा उधर कॉस आएगा, जिधर थीटा होगा उधर कॉस आएगा, जिधर थीटा नहीं होगा उधर साइन आएगा, जिधर थीटा होगा उधर कॉस आएगा, जिधर थीटा नहीं होगा उधर साइन आएगा। तो यहाँ समझिएगा ये है E2, E2 ये है, और थीटा किधर है, उधर उधर, तो उधर थीटा है तो उधर जाओ ना, उधर जाओ, उधर जब जाएगा तो किसमें जाएगा, E2 साइन थीटा में जाएगा, किसमें जाएगा, सॉरी E2 कॉस थीटा में, किसमें जाएगा, E2 कॉस थीटा, मतलब थीटा की तरफ वाला कॉस होता है, उधर थीटा है तो E2 कॉस थीटा। लेकिन अगर ये E2 है तो जब इधर आओगे, इधर ऐसे, तो इधर तो थीटा है नहीं, जब इधर थीटा है नहीं तो इधर साइन आएगा, क्या आएगा, साइन, तो इधर आ जाएगा E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, क्या आ जाएगा, E2 साइन थीटा। ये हो गया वियोजन। आप तुमको लग रहा होगा बड़ी खिचड़ी पक गई है, एक दो बार इसको आप अपने आप बनाइएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप सुंदर बनाइएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके बाद हम अब लिखते हैं थोड़ा बहुत थ्योरी, अब आगे हम प्रोसेस करते हैं। चलिए समझिएगा, शुरू करें, देखिएगा। अब हमको लिखना है, सबसे पहले शुरुआत वैद्युत द्विध्रुव से होगी, लाइन से होगी, सब कुछ सब काम लाइन से शुरू होगा। देखिएगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, नाम क्या है इसका, ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी समान परिमाण, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति, एवं विपरीत प्रकृति, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों आवेशों प्लस क्यू एवं माइनस क्यू से मिलकर बना है, मिलकर बना है। ये सब इसी में लिखा है, हम कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, ठीक है। जिसके बीच की दूरी, जिसके बीच की दूरी जिसके बीच की दूरी 2l है, 2l है, ठीक है। अब देखिए, केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, क्या बताओगे, केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर, केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित स्थित बिंदु P, देखिए ये रहा केंद्र, इससे स्मॉल आर दूरी रही और ये रहा बिंदु P, ठीक है। केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। आपको बस हिंदी इतनी लिखनी है, ठीक है, और सब कुछ इसी में लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब एक चीज और देख लेते हैं, इसकी दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एल है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी एल, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आर, ठीक है। तो ये वाली दूरी क्या होगी, ये 90 डिग्री कोण बनना है कि नहीं बनना है, ये वाला, और ये कोण थीटा है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब नीचे देख लीजिए, त्रिभुज त्रिभुज लगा देते हैं ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी में, ए ओ पी में पाइथागोरस पाइथागोरस गणितज्ञ थे बहुत महान, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आप पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे कर्ण क्या है अपने आप में, ओपी एपी है, तो एपी का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार, थीटा के सामने ये लंब कहलाएगा, बचा हुआ आधार कहलाएगा, तो ओ ए ओ का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, पी ओ का स्क्वायर। अब इसका मान रख दीजिए, हमको क्या चाहिए, ए पी की दूरी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ए पी स्क्वायर मत चाहिए, ए पी स्क्वायर की नहीं दूरी चाहिए, आपको केवल ए पी चाहिए। तो ए ओ का मान कितना है, एल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर। पी ओ का मान कितना है, पी ओ का मान कितना, आर, ये मत लिख देना E2 साइन थीटा, ठीक है, ये कुछ और है, यहाँ पे क्या है, आर है ना, तो आर लिखो, तो यहाँ पे हो जाएगा आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको केवल एपी चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, सबको वर्गमूल हटा देंगे, तो इस वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपी इक्वल टू अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर।
और जो एपी होगी, जितनी एपी होगी उतनी ही तो क्या होगी, उतनी ही तो बीपी होगी। ठीक है, बीपी, बीपी, जितनी एपी उतनी ही बीपी होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं, एपी। तो एपी बराबर हो जाएगी बीपी। एपी बराबर किसके होगी, बीपी। बीपी की समझ गए, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, ठीक है। ये मत समझना बीपी बराबर हो जाएगा एपी के, बीपी तो ब्लड प्रेशर होता है। तो बीपी क्या होगा, बीपी बराबर एपी। यहाँ पे नोटेशन है कि बीपी ये है और एपी ये। अब हम क्या करेंगे, अब इतना पहले छाप लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, अब हम प्लस क्यू से बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर माइनस क्यू से बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। अब लिखेंगे प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए जो दूरी आई थी हमारी, वो यहाँ पे दूरी कितनी निकल के आई थी, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये आई थी। अब हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी पर, प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम बताए थे प्लस क्यू आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम E1 लिख रहे हैं। आप अपनी मर्जी से जो अच्छा लगे उसको कर लेना, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E1 है। E1 बराबर, बस आपको क्या होना चाहिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पता होना चाहिए। वो महामंत्र है इन सभी प्रूफ के लिए। महामंत्र क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। ये फार्मूला आपको जबान पर रखा होना चाहिए, मतलब दिमाग में बसा होना चाहिए। ई इक्वल टू 1/4 पाई क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ई इक्वल टू 1/4 पाई क्यू अपान आर स्क्वायर। कुछ बच्चे आर लिख देते हैं, आर स्क्वायर होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ई इक्वल टू 1/4 पाई क्यू अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ समझिएगा E1 इज इक्वल टू, इस आवेश से इस बिंदु पर चाहिए ना, तो 1/4 पाई तो कॉमन है, नियतांक है, नियतांक लिख दीजिए। फिर क्यों, इस आवेश के कारण लिख रहे हो तो ये आवेश भी लिख दीजिए। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर क्या होती है, दोनों बिंदु पी और आवेश के बीच की दूरी। तो यहाँ पे दूरी कितनी है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहाँ पे आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे है कितनी, ये दूरी केवल आर है। और आर का स्क्वायर करोगे मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो जो वर्गमूल लगा है वो हट जाएगा, दाएं बाएं साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक बार लिख देते हैं, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट का होल हाफ स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1/4 पाई इंटू क्यू अपान, अब क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल हट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब मेन चीज है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सदिश राशि होती है, इसीलिए दिशा को दिखाना बहुत जरूरी है। तो प्लस आवेश के कारण बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी, ए से पी की ओर, ए से पी की ओर, ए से पी की ओर। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो क्या लिखोगे, ए से पी की ओर, ए से पी की ओर, इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, ए से पी की तरफ जब जाओ, ए से पी की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, आया नहीं होगा कुछ समझ में ना, देखिएगा प्लस आवेश ये हो गया। अब हमको उसी तरीके से माइनस आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे, बस चेंज करना है, बाकी भाषा वही लिख देना है, आवेश माइनस क्यू आवेश से बिंदु बिंदु पी पर वैद्युत पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2, तो E2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा, E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/4 पाई Q1। सॉरी Q1 की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, क्यू, क्यू होता है, तो यहाँ पे क्यू कौन सा है, माइनस। हमको माइनस प्लस नहीं लेना है, हमको केवल आवेश का परिमाण लेना है, माइनस प्लस नहीं लेना, केवल हमको परिमाण लेना है। ठीक है, तो माइनस हो गया, क्यों हो गया। अब इसके बीच की दूरी, जितनी ये दूरी होगी उतनी ही ये वाली दूरी होगी, उधर लिखने की जगह नहीं, इसीलिए लिखे नहीं, ये मत समझना कि हाँ उधर दूरी कुछ और इधर कुछ दूरी और, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखिए जितनी ये दूरी उतनी वो दूरी। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर, मध्य बिंदु है, आर दूरी पर है, प्लस है माइनस है, बराबर दूरी नहीं हो गए, इसीलिए लिखे भी तो थे, एपी बराबर बीपी, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो 1/4 पाई ये वाली चीज मतलब दूरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर। इसको एक बार और लिख देते हैं समझ के, तो 1/4 पाई इंटू क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण लिखोगे उससे पहले आप दिशा दिखाओ, समीकरण लिखने से पहले दिशा।
दिशा क्या होगा, पी से बी की तरफ, पी से बी की तरफ, पहले क्या था ए से पी की तरफ, अब है पी से बी की तरफ, किधर, पी से बी की तरफ, तो यहां लिखोगे पी से बी की तरफ, 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 बी से पी की तरफ, ये हो जाएगा समीकरण नंबर एक। ये कौन सा है समीकरण, ये समीकरण एक हो जाएगा, ये समीकरण दो, इसको आप समीकरण एक लिख लीजिए, इसको समीकरण दो। ठीक है, इतना नोट करिएगा, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, इतना कंप्लीटेड हो गया ना। अब हम देखेंगे कि बिंदु पी पर कुल वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए, इसमें ध्यान से समझिएगा, हम थोड़ा थ्योरी भी लिखवाएंगे। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 के, E1 और E2 का वियोजन करने पर, क्या करने पर, या उनके घटकों में वियोजित करने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर मतलब बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 को उनके घटकों में वियोजित करने पर लंबवत घटक जो होते हैं, लंबवत घटक जो होते हैं एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, क्योंकि विपरीत दिशा में, एक ऊपर को जा रहा है, एक नीचे को जा रहा है, एक ऊपर को जा रहा है, एक नीचे को जा रहा है। जो E1 साइन थीटा है और जो E2 साइन थीटा है, क्योंकि E1 का जो मान आया हुआ है वही, जो यहाँ पे देखिए E1 का मान क्या है, 1/4 क्यू अपान में L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे E2 का जो मान आया है वो 1/4 क्यू अपान में L स्क्वायर आर स्क्वायर, मतलब परिमाण दोनों का बराबर है, जो यहाँ लिखा वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, मतलब E1 की जगह भी वही आएगा, E2 की जगह भी वही आएगा, साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, मतलब दोनों के मान बराबर होंगे। अगर एक प्लस का 10 है और एक माइनस का 10 है तो बर्बाद होके जीरो बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई दिक्कत, किसी के सर में दर्द है नहीं ना, समझ में बात आई कि नहीं, मतलब क्यों ऐसा, एक ऊपर को जा रहा है एक नीचे को जा रहा है, क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर को तभी जोड़ा जा सकता है जब वो एक दिशा में होगा। हमने बताया था इनको तब जोड़ोगे जब वो एक दिशा में होगा। इस ससुरा को इसको नीचे हुमत के लाओ, इसको पकड़ करके जब ऐसे मोड़ोगे ना, तो ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, और जब माइनस हो जाएगा तो दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे, जब दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे तब जब इसको जोड़ोगे तो इसके तो मान बराबर है, परिमाण मतलब मान, आंकिक मान बराबर है। जब आंकिक मान बराबर है, जैसे हम एग्जाम्पल दिया, एक प्लस का 10 एक माइनस का 10 है, जोड़ोगे तो जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो। मतलब निरस्त करने का मतलब क्या है, आप वो जीरो हो जाएगा, निरस्त होने का मतलब कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब यही चीज हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, देखिएगा आप। बिंदु P पर, बिंदु P पर E1 व E2 को उनके घटकों में, घटकों, घटकों मतलब कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब जिससे वो मिलके बना है, ठीक है, घटकों में विभाजित या वियोजित, वियोजित करने पर, घटकों में वियोजित करने पर, क्या लिखा है, बिंदु P पर E1 व E2 को उनके घटकों में वियोजित करने पर, उनको वियोजित करने पर, उनके घटकों में वियोजित करने पर, वियोजित करने पर E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा परिमाण लंबवत घटक हैं, जो, या फिर E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर, परिमाण, परिमाण में बराबर, परिमाण में बराबर, परिमाण में बराबर एवं दिशा में, दिशा में विपरीत है, विपरीत है, दिशा में विपरीत है, अतः एक दूसरे को, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे, ठीक है, निरस्त कर देंगे। इसलिए बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण आएगी। अब यहाँ पे देखिए, निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे, तथा क्षैतिज घटक E1 cos थीटा E2 sin E2 cos थीटा, तथा यहाँ पे लिख लीजिए, तथा क्षैतिज, क्षैतिज, देखो ये वाले लंबवत घटक होते हैं और इधर वाले क्षैतिज घटक, ठीक है, तो क्षैतिज घटक E1 cos थीटा एवं E2 cos थीटा, cos थीटा एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, अतः जुड़ जाएंगे, अतः जुड़ जाएंगे, अतः जुड़ जाएंगे, इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए
इसलिए बिंदु P पर, इसलिए बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगी। ठीक है, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के कारण नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। तो इतना आप हमको, इतना क्या करिए, नोट करिए, फिर इसके आगे हम आगे बताते हैं। पहले इतना देख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हिंदी है ये सब अपने आप लिखना है। देखिए कुछ याद नहीं करना है, हमने बताया इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 को उनके घटकों में वियोजित करने पर, ये लिखा है माना बिंदु P पर E1 व E2 को, E1 व E2 को, E1 व E2 को उनके घटकों में वियोजित करने पर, घटकों में वियोजित करने का मतलब है थीटा की तरफ cos और थीटा के विपरीत साइन, घटकों में वियोजित करने पर E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परिमाण में बराबर है एवं दिशा में विपरीत। काहे में, परिमाण का मतलब आंशिक मान में बराबर और दिशा में विपरीत है, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। परिमाण अभी बताए थे कि एक प्लस का 10 है, एक माइनस का 10 है, तो क्या हो जाएंगे, जोड़ने पर क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, वही चीज यहाँ हो गई। अब हम निकालेंगे बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो एक समीकरण क्या निकल के आ गई, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 sin E2 cos थीटा, क्या आएगा, E2 cos थीटा। ये आ गया, ये समीकरण हमारा 3 हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में 1 व 2 का मान रखने पर, मान रखने पर, इससे पहले 1 व 2 समीकरणें बन चुकी थी, अब हमको केवल इसमें मान रखना है। देखिएगा E बराबर E1 का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और आगे क्या लिखा है, cos थीटा। फिर यहाँ पे E2 का भी मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहाँ आया था cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान L स्क्वायर R स्क्वायर cos थीटा, सेम वहाँ जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर cos थीटा। अब कुछ बच्चे जो हैं वो 99% वाला दिमाग लगाएंगे, कंप्यूटर बाबा वाला। अब कंप्यूटर बाबा वाला दिमाग नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पे 2 से 2 काट मत देना, 2 से 2 काटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 1 इस 2 को इसके साथ में लिखेंगे, कॉस के, किसके साथ में, कॉस के, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 1 में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, 2 इंटू कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे, कहाँ से, कॉस थीटा का मान। देखिएगा कॉस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, देखिए तुम लोगों को जो है इधर जो हम बताने जा रहे हैं वो इसके नीचे लिखना है। क्या करना है, या फिर हम ही लिख देते हैं, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। देखिएगा इस त्रिभुज में लिखते हैं, इस वाले त्रिभुज, त्रिभुज AOP में, AOP में, AOP में cos थीटा लगाते हैं, ये वाला कोण थीटा है तो हम लगाएंगे cos थीटा। AOP में cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे में होता है कर्ण। अब आधार है क्या, थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है, थीटा के सामने की भुजा लंब तो बची हुई है, आधार कहलाएगी, 90 के सामने की भुजा कर्ण है, तो ये वाली आधार है। AO क्या है, आधार है, AO आधार होगी, कर्ण क्या है, कर्ण ये वाली है, और AP क्या है, कर्ण। ठीक है, AP क्या है, कर्ण है। तो हमको क्या चाहिए, थीटा का तो मान चाहिए केवल, तो cos थीटा बराबर यहाँ पे AO का मान कितना, L है, तो यहाँ L रख दीजिए, और AP का मान कितना है, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इतनी चीज बात समझ में आ गई होगी। ये हमारा cos थीटा का मान आ गया। ठीक है, किसका मान आ गया, cos थीटा का मान आ गया। इसको आप नोट करिए, फिर इसके आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ऊपर वाला हम मिटा देंगे और इसमें मान रखेंगे। देखिए इस वाले cos थीटा का जो मान ये वाला आया है, cos थीटा का मान ये वाला जो आया है वो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये रहा क्यों, तो ये हो जाएगा क्यों अपान में कितना है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, 2 लिखा है तो 2 लिख दीजिए इंटू cos थीटा का मान कितना है, ये रहा L और बटे में क्या है, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इतना हो गया। अब हम ये सब नीचे वाला साफ कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, बस ध्यान से देखिए, बस आंसर आने वाला है, परेशान मत होइएगा। ठीक है, वेरी सिंपल सारी चीजें होती हैं, बस समझते जाइएगा।
अब क्या है, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वाले क्यों और इस 2l को एक पास कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा 1 और एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये क्यों जो है उधर जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्यों और ये 2 और एल मिलके क्या हो जाएगा 2l, और बट्टे में क्या हो जाएगा अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये चीज हो गई। अब देखो चूंकि P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, Q इंटू 12 होता है, तो इस Q इंटू 12 की जगह पे P रख सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और ये हो जाएगा P और नीचे हो जाएगा हमारा L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर एक ब्रैकेट में, ठीक है। या फिर एक काम करिएगा, इस वाले अंडर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा हटा देते हैं इसको, देखिए एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नीचे क्या है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो अंडर रूट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब होता है उसके ऊपर 1/2 पावर, कितनी 1/2 घात लगा दीजिए। देखो ये क्या है, इसके ऊपर एक घात लिखी, इसके ऊपर 1/2 घात लिखी। अब एक चीज हम लोग एक कॉन्सेप्ट देते हैं, अगर कहीं पर भी लिखा हो एक्स की पावर 1 और फिर लिखा हो एक्स की पावर ए, यहाँ मान लो ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, ठीक है। एक्स की पावर ए मतलब कोई भी घात हो सकती है, 0 1 2 3 4 1/2 5/2, एक्स की पावर बी, बी का मान भी कुछ हो सकता है 0 1 2 3 1/2 5/2, ठीक है। अब क्या है, अगर कहीं ऐसा लिखा है नीचे वाली चीज सेम है, एक्स यहाँ, तो क्या होती है, इसकी और इसकी गुणा हो जाती है, क्या हो जाती है, इसकी और इसकी गुणा होकर ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी, एक्स की पावर ए बी, चाहो तो लिख सकते हो इसको। अब हम आगे समझाते हैं, ठीक है, एक फार्मूला समझ लीजिए, ये क्या होता है, घातांक का एक फार्मूला होता है। अब आगे देखिए ई बराबर क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये क्या हो गया पी, और नीचे देखो एक्स है यहाँ पे, एक्स की पावर एक, एक्स यहाँ पे, एक्स की पावर 1/2, तो देखो एक और 1/2, सॉरी गुणा में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो यहाँ पे जुड़ेंगी बाबू, गुणा नहीं होगी जुड़ेगी, ठीक है। मतलब ए और बी मिलकर के ऐसे हो जाएंगे, ए प्लस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए प्लस बी, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, गुणे में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और घात की घात जो होती है वो गुणा हो जाती है, तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए एक और 1/2 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, कितना हो जाएगा 3/2, तो ये आ गया 3/2, तो ई का जो मान आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे अंडर पी बटे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा जो है फार्मूला आ गया है बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ये छोटा सा और विकराल फार्मूला है, ठीक है, छोटा सा नहीं है बट अच्छा है। ये फार्मूला हमारा आ गया है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसको आप नोट करिए फिर आगे देखते हैं। चलिए देखिए आगे, इससे पहले जो प्रूफ किए थे उसमें फार्मूला निकल के आया था यहाँ पे 2p/r³ कितना आया था, 2p/r³। अब ध्यान से देखिएगा, एक काम और करते हैं, अगर हम क्या करें, इस वाले r को घटाएं, क्या करें, r का मान धीरे धीरे घटा करके घटाते 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 क्या कर दे, जीरो कर दे, इस तरह को r को ठोक ठोक के ठोक ठोक के ठोक ठोक के ठोक ठोक के इतना ठोके कि यह वैद्युत द्विध्रुव के पृष्ठ पर आ जाए, इतना इसको प्रेशर दे, इतना इसको दबाएं कि ये r जो है वो वैद्युत द्विध्रुव के बिल्कुल अक्ष पर अर्थात वैद्युत द्विध्रुव पर आ जाए, तो r का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ही r का मान यहाँ पे जीरो रखोगे, तो r का मान क्या रखोगे, जीरो, r का मान क्या रखोगे, जीरो। अब जैसे ही क्या करोगे, r का मान जीरो रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जैसे r का मान यहाँ जीरो रखोगे तो l से l कट जाएगा, l की पावर 3 हो जाएगा। अब l की पावर 3 हो जाएगा तो मतलब वैद्युत द्विध्रुव की जो दूरी होगी, वैद्युत द्विध्रुव जो होगा वो इस मध्य बिंदु पर तुमने क्या निकाला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकाला है, मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, अर्थात एकल बिंदु आवेश के कारण। इस आवेश से देखोगे तो l क्या है, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी क्या होगी, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी, ये हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, तो ये आ गया तुम्हारा E इक्वल टू 1/4 चलना पी बटे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। हाँ, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को अवश्य दबाएं। बेल आइकन को दबाओगे, मतलब बेल आइकन को जब आप प्रेस करोगे, दबाओगे, तो क्या होगा, ऑल नोटिफिकेशन जो है वीडियो यूट्यूब जो होता है आप लोगों तक भेजता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, पढ़ते रहिए।